हेलो फ्रेंड, जय हिंद। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग अर्थव्यवस्था का पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज हम लोग पार्ट 2 पे डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग पॉलिटी का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके मिशन बोर्ड के प्ले लिस्ट में पॉलिटी का पहले वीडियो देख लीजिए। अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखे है तो आप लोग जाकर इसका पहले पार्ट 1 देख कर आइए, फिर इसको अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड, आपको जहाँ पर भी दिक्कत लग रहा होगा आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपसे मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, आप मतलब पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर आप जब मतलब मान लीजिए आपका सेंटर कहीं पड़ा तो वहाँ पे इसको मतलब नोट करके रख लेना है और वहाँ पे इस नोट को ले जाना है, ठीक है। और ले जाकर वहाँ पे इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना है सेंटर पे, ठीक है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग कल योजना आयोग के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग इसके नीचे से चर्चा करेंगे। तो आप भी देखिए और अपने फ्रेंडों को भी दिखाइए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, जिनसे आपका भी नंबर अच्छा है और आपका दोस्त का भी नंबर अच्छा है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज हम लोग योजना आयोग से स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे कि आप लोग भली बात जानते हैं, क्या बोल रहा है योजना आयोग। तो ये योजना आयोग क्या है, तो क्या है, तो भारत में आने वाली 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाने वाली आयोग को क्या बोलते हैं, योजना आयोग बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन। क्या बोलते हैं फ्रेंड, प्लानिंग कमीशन। तो भारत में आने वाले 5 वर्षों के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाने वाले आयोग को क्या कहते हैं, योजना आयोग कहते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, 15 मार्च 1950 को। इसके पदेन अध्यक्ष मतलब इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है, तो मोदी जी है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इसका ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा आपको बताए थे। इस वाले वीडियो में लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव के बारे में भी कैसे क्वेश्चन बनेंगे सबके बारे में चर्चा किया जा रहा है। आप लोग अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा, कम से कम 2 बार वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। तो इसका ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा आप सब किसी को पहले बता चुके हैं। चलिए, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे से क्या है, योजना आयोग के बारे में ही है। देखिए, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है, इसलिए आप लोगों को वो योजना आयोग से लिए है। देखिए, आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में प्रथम, एक मिनट फ्रेंड हुआ वही, हाँ ठीक है। देखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मतलब गठन कब हुआ था, तो 1951 से 1956 के बीच था। कब हुआ था, तो 1951 में। कब हुआ था, 1951 में। द्वितीय कब हुआ था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। देखिए, 5 वर्ष के इसमें डिफरेंट है कि नहीं, है ना। 51 के बाद 56 है, तो यानी 5 वर्ष का गैप है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो 1956 से 1961 में। तृतीय पंचवर्षीय योजना का गठन कब हुआ था भारत में, 1961 से 1966 में। इसमें आपसे तृतीय भी पूछ सकता है, प्रथम भी पूछ सकता है, या द्वितीय भी पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, आपको याद क्या रखना है, 1951 याद रखना है, 1951 याद रखना है। और उसके बाद जो भी बोलेगा, 7वीं बोल रहा है तो उसके मतलब बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। जैसे द्वितीय बोला है तो 56 हो गया 5 वर्ष, फिर 56 के बाद 61 हो गया, तो वैसे ही तृतीय की 61 याद हो जाएगा। फिर वैसे ही 64 मतलब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तो 66, वैसे ही उसको 72। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं, हो गया। अब देखिए, आपसे मतलब जो सवाल पूछता है वैसे को हम लोग इसमें रखने का प्रयास किए। तो देखिए, अभी तक मतलब चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना का गठन कब हुआ था, तो ऐसे ही बढ़ाते आइएगा। तो 1985 से 1990 के बीच में इसका गठन हुआ था। और 10वीं पंचवर्षीय योजना का तो 2002 से 2007 के बीच इसका गठन हुआ था। आई थिंक बिहार बोर्ड में ए वाला या वाला कौन दोनों में से कोई ना कोई पूछा था इस बार। तो और 11वीं पंचवर्षीय योजना का गठन कब हुआ था, तो 2007 से 2012 में, 2007 से 2012 में। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का गठन 2012 से 2017। और 13वीं पंचवर्षीय योजना का गठन कब हुआ था, 2017 से 2022 तक, जो अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक चल रहा है। आपसे पूछ सकता है अभी कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा है, तो कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा है फ्रेंड, 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री कौन सा पंचवर्षीय योजना के मतलब अध्यक्ष है, तो 13वीं के हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं आगे। आपको मतलब इसको समझ आया, हर एक 5 वर्षों के अंतराल में
5 वर्ष के अंतराल में पंचवर्षीय योजना आयोग का क्या होता है, गठन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। प्रथम 1951 से 1 मिनट फ्रेंड यार, 1951 होता है। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे 1951 से 1900 कितना 56, फिर उसी तरह 1956 से, अब मतलब 5 वर्ष आप बढ़ाते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको एनडीसी भी बोलते हैं। आपको अगर आपसे पूछ रहा है एनडीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसका हिंदी में क्या होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो हम लोग आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है। तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार तथा योजना आयोग के बीच तालमेल का सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का है और अंत में यह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित होते हैं। क्या होते हैं, राष्ट्रीय विकास द्वारा अनुमोदित होते हैं। यानी चलिए तो आप समझिए आप लोग इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसका मोटिव क्या हो रहा है। यहाँ पे आपसे कैसे कैसे सवाल बन सकता है। तो देखिए, पहले तो पूछेगा राष्ट्रीय विकास परिषद गठन को बोलता है 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो योजना आयोग में सहयोग करना है। क्या उद्देश्य है इसका, योजना आयोग में सहयोग करना। इसका मतलब इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसका क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, ठीक है। चलिए तो एक बार और हम लोग देख लेते हैं। देखिए, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में किया गया था। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य योजना आयोग का होता है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना बनाने का कार्य किसका होता है, योजना आयोग का बनाने का कार्य किसका होता है, तो योजना आयोग का होता है। और अंत में यह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित होते हैं। योजना आयोग जो होता है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा क्या होते हैं, अनुमोदित होते हैं, अपॉइंट होते हैं। चलिए तो कोई दिक्कत, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो लग रही होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पे इसको शॉर्ट व्यू में लिए हैं, आपको समझा देंगे कैसे आपको इसको करना है। देखिए, मौद्रिक विकास, अब हम लोग समझते पहले मौद्रिक विकास के बारे में बता रहा है, चर्चा कर रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी। देखिए तो क्या लिखा है यहाँ पे, वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन। देखिए पहले क्या होता था ना, आपके पास चावल है, आपके पास क्या है, चावल है, और दूसरे के पास क्या है, गेहूँ है। आप दूसरे के पास मान लेते हैं दाल है। तो आपके पास राइस है और दूसरे के पास क्या है, गेहूँ है। तो आपको चाहिए क्या, कौन चीज़ का ज़रूरी है, आपको दाल का चाहिए, दाल का ज़रूरी है। तो आप उनसे चावल देकर दाल ले लीजिएगा, जिससे आप दाल भात खा सकते हैं। और वो उनको क्या चाहिए, चावल चाहिए, तो आप उनको थोड़ा चावल दे दीजिएगा तो वो भी दाल भात खा सकते हैं। इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है, ठीक है। वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। अब देखिए, मौद्रिक प्रणाली, मौद्रिक मतलब मुद्रा, तो मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय क्या करता है, मौद्रिक विकास प्रणाली। मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या विनिमय, तो क्या कहलाएगा, मौद्रिक प्रणाली। मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। फिर बैंकिंग प्रणाली, तो बैंकों के माध्यम से चेक द्वारा विनिमय की प्रक्रिया बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। 2 नंबर में इस सब आपसे पूछेगा, ज़्यादा बड़े बनिए। तो बैंकिंग प्रणाली क्या होगा, बैंकों के माध्यम से, किसके माध्यम से फ्रेंड, बैंकों के माध्यम से चेक द्वारा, किसके द्वारा, चेक द्वारा विनिमय की प्रक्रिया बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। बैंकों के माध्यम से चेक द्वारा विनिमय की प्रक्रिया क्या कहलाता है,
बैंकिंग प्रणाली। उसी तरह अब है कोर प्रणाली। देखिए, एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते से दूर स्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसे ट्रांसफ़र करना ही कोर बैंकिंग कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप लोग एटीएम है तो दूसरे के एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं। मतलब आपका एटीएम है तो कहीं पर जाके आप एटीएम निकाल लेते कि नहीं, तो क्या एक संकेत है ना है, बताइए। या आपको मतलब कहीं दूसरे के अकाउंट में मतलब पैसा डालना है तो आपका अगर अकाउंट नंबर और IFSC कोड है तो आप उसके अकाउंट में पैसा मतलब ट्रांसफ़र करवा सकते हैं कि नहीं। उसी को तो कोर बैंक प्रणाली बोलते हैं फ्रेंड, उसी को कोर बैंक प्रणाली बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देख लीजिए एक बार और। एक सेकेंड से मतलब एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते से दूसरे दूर स्थित मतलब उसके खाते से दूर स्थित होता ही है स्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसा का ट्रांसफ़र करना है, क्या कहलाता है फ्रेंड, कोर बैंक प्रणाली कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, नो डाउट। चलिए तो वस्तु विनिमय, वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन, मुद्रा से वस्तुओं का लेन देन मौद्रिक, बैंकों के माध्यम से चेक द्वारा तो बैंकिंग, और एक संकेत से दूसरे खाते में ट्रांसफ़र तो कोर बैंकिंग प्रणाली, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं आगे। चलिए तो देख लेते हैं आगे क्या है। 1 मिनट, क्या हो रहा है, कल से डिस्टर्ब हो जा रहा है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग। और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। डेबिट किसको बोलते हैं और क्रेडिट किसको बोलते हैं। अगर ये सब अगर आपसे पूछ रहे हैं तो 2 नंबर में पूछेगा, 2 से ज़्यादा नहीं पूछ सकता है। या आप अगर आपसे पूछ सकता है 5 नंबर में तो पूछेगा मौद्रिक विकास के बारे में चर्चा करें। तो मौद्रिक में पहले आ जाए वस्तु विनिमय, मौद्रिक प्रणाली, फिर बैंक प्रणाली, फिर कोर बैंक प्रणाली, फिर डेबिट कार्ड, फिर क्रेडिट कार्ड। और अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपका भाई 4 नंबर रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मौद्रिक प्रणाली के बोलेगा, मौद्रिक प्रणाली के बारे में बोलेगा, विकास के बारे में चर्चा करें तो पहले वस्तु विनिमय प्रणाली, फिर मौद्रिक प्रणाली अगर पूछेगा तो 4 नंबर में, फिर बैंक प्रणाली, फिर कोर बैंक प्रणाली, फिर डेबिट कार्ड, फिर क्रेडिट कार्ड, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपको दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय सब बन सकता है। तो डेबिट कार्ड के बारे में समझते हैं। तो बैंकों द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड जिसके द्वारा बैंक में जमा राशि का उपयोग करते हैं। मतलब डेबिट कार्ड कहने का मतलब क्या हुआ, एक मतलब एटीएम क्या होता है, एक एटीएम एक प्लास्टिक का कार्ड है ना होता है भाई, प्लास्टिक का एटीएम आप लोग समझते हैं ना, जो बैंक के द्वारा दिया जाता है। उस एटीएम से आप कहीं पर भी एटीएम में जाइएगा तो आप कितना आपके बैंक में अगर खाते में पैसा है तो आप उसको निकाल सकते हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उसी को डेबिट कार्ड बोलते हैं। तो बैंकों द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड जिसके द्वारा बैंकों में जमा राशि का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। डेबिट समझ आया, एटीएम से द्वारा पैसा निकाल कर उसका उपयोग करना ही डेबिट कार्ड कहलाता है। अब आता है क्रेडिट कार्ड। तो बैंकों द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसे तथा वस्तुओं प्राप्त कर लेते हैं। ये क्या हुआ, ये भी सेम लगभग उसी तरह है बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा दिया गया एक प्लास्टिक का कार्ड जिसके आधार पर धारक द्वारा पैसों तथा वस्तुओं प्राप्त कर लेते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो आप उसको दे रहे हैं, भाई ये क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड से आपका उतना पैसा काट लेगा और बाकी आपको काट दे देगा, उसी को क्रेडिट कार्ड कहते हैं। बोलते हैं क्रेडिट कार्ड है भाई, लिए क्रेडिट कार्ड मिल गया, आज कहीं घूम कर आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट उसमें बैलेंस होना चाहिए फ्रेंड, ठीक है ना। चलिए तो क्रेडिट कार्ड मतलब आपको समझ आ गया। तो आप लग रहा है आप सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो क्रेडिट कार्ड मतलब आपके क्रेडिट कार्ड में पैसा है तो आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्रेडिट कार्ड दीजिए, उस पैसा कटेगा। आप मूवी में नहीं देखते हैं, बोलते हैं भैया इससे काट लीजिए, तो उसी वही क्रेडिट कार्ड होता है। एटीएम दूसरा हो गया, क्रेडिट दूसरा हो गया। एटीएम से आप पैसा निकाल सकते हो। चलिए अब हम लोग समझते हैं राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम क्या है। राष्ट्रीय आय के बारे में, विकास के बारे में चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रीय आय क्या है, जिसको नेशनल इनकम बोलते हैं। देखिए, किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं फ्रेंड, राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी भी देश में एक वर्ष की
अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, जिस पर देश का राष्ट्रीय आय क्या होता है, अधिक होता है, वह देश विकास कहलाता है। मतलब वह जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित का देश कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, 1 मिनट, थोड़ा सा आपको दिक्कत लग रही होगी, इसका थोड़ा हम लोग बढ़ा दें। चलिए, तो अब आपको दिक्कत नहीं लग रहा होगा, क्वालिटी इसका बढ़ चुकी है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे समझिए, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, कौन सा देश कहलाता है फ्रेंड? विकसित देश कहलाता है। यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे विकसित देश कहते हैं, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है, नेशनल इनकम लो होता है, उसे अविकसित देश कहते हैं, यानी विकासशील देश कहते हैं। क्या कहते हैं? विकासशील या अविकसित देश कहते हैं। ठीक है, तो अभी इंडिया कौन से श्रेणी में है? तो विकासशील में है। कौन से श्रेणी में है? विकासशील में, अविकसित देश में। तो एक बार और समझ लेते हैं नेशनल इनकम के बारे में। किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे विकसित देश कहते हैं। आपसे पूछ सकता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसको कौन देश कहते हैं? तो विकसित देश कहते हैं। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसे अविकसित देश कहते हैं। ठीक है ना? तो कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ से आपका 2 नंबर का सवाल बन सकता है और यहाँ से आपका 1 नंबर का 2 सवाल बन सकता है। बनवे करता है फ्रेंड, ऐसे कोई बात नहीं है, इससे बनवे करता है, विकसित और अविकसित से बनता है। अब आते हैं हम लोग प्रति व्यक्ति आय। देखते हैं हम लोग प्रति व्यक्ति आय क्या है। देखिए मतलब बुकों में आप जाकर देखिएगा तो बहुत बड़े बड़े डिफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा शॉर्ट में, पूरा मतलब क्या बोलते हैं, ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप 2 बार वीडियो देखते तो वीडियो में आपका सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो समझते हैं प्रति व्यक्ति आय। देखिए क्या है प्रति व्यक्ति है, तो राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय मतलब राष्ट्रीय आय जो भी है, नेशनल इनकम जो भी है, उसके देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भी भागफल आता है वो क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। मान लेते हैं राष्ट्रीय आय 30 रुपया है और जनसंख्या मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? 6 गो मान लेते हैं जनसंख्या, मतलब उस देश में 6 गो जनसंख्या है। तो अगर आप इसको काटेगा तो कितना आएगा? 5 6 5 आ गया। तो इसका प्रति व्यक्ति कितना आएगा? प्रति व्यक्ति आय 5 रुपया होगा। प्रति व्यक्ति आय कितना होगा फ्रेंड? 5 रुपया। ठीक है, अगर मान लेते हैं राष्ट्रीय आय मतलब 15,000 है, राष्ट्रीय आय 15,000 है और देश की जनसंख्या लगभग कितना है, कितना मान लिया जाए? अभी बोलिए। 45। चलिए, देश की जनसंख्या 45,000, तो मान लेते हैं देश की जनसंख्या 45,000 है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा क्या? 15 या 45, तो कितना बचा? 1/3। तो उस देश के प्रति व्यक्ति आय कितना होगा? 1/3 प्रति व्यक्ति आय हुआ। उस देश के प्रति व्यक्ति आय कितना हुआ? 1/3, यानी कितना हो जाएगा? 0.33 रुपीस उस देश का प्रति व्यक्ति है। ठीक है, कोई दिक्कत? नो। तो एक बार देखें, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला भी होता है राष्ट्रीय आय बराबर बटा कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। फुट डालो, 1 मिनट। फुट डालो और शासन करो का नीति कौन लाया था? तो लॉर्ड डलहौजी। फुट डालो और शासन करो का नीति कौन लाया था? तो लॉर्ड डलहौजी। प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। फुट डालो शासन करो का नीति कौन लाया था? तो लॉर्ड डलहौजी जो अंग्रेज था। चलिए, इसी ने ही इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। रेल का आविष्कार इंडिया में इसी ने करवाया था। डाक का आविष्कार भी इसी ने करवाया था, डलहौजी ने ही। और जो ये सब इसी ने करवाया था। अगर आपसे रेल का आविष्कार मतलब रेल किसने बनवाया था इंडिया में, तो डलहौजी ने ही।
जो भी इसे पूछेगा इसे बना सकते हैं। डाक का भी इसी ने ही करवाया था, हड़प नीति भी इसी ने लाया था कमीनों ने। ठीक है, आप लोग आगे वाले क्लास में अच्छे से इस लॉजिक के बारे में बताया जाएगा। ये आप लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे तो और अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बनेगा। देखिए बोल रहा है आर्थिक क्रिया क्या है। क्या है आर्थिक क्रिया क्या है? तो हमारी वे सारी क्रियाएं जिसे हमें आय प्राप्त होता है, आर्थिक क्रिया कहलाता है। हमारी वे सारी क्रियाएं जिससे हमें क्या होता है, आय प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया। मान लेते हैं आप मतलब कहीं पढ़ाते हैं, मान लीजिए आप कहीं पढ़ते हैं तो आप उस टीचर को मतलब फीस देते हैं, तो उनका क्या हुआ, वो आर्थिक आय भी क्रिया हुआ। ठीक है, उनका वो क्या हुआ, आर्थिक क्रिया हुआ। समझ गए? तो हमारी वे सारी क्रिया जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उन्हें क्या करते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव है, आप लोग ऑब्जेक्टिव को अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा। अर्थव्यवस्था आजीविक अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसने कहा था, तब ब्राउन ने। कौन कहा था फ्रेंड, ब्राउन ने। अर्थव्यवस्था आजीविक अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसने कहा था, तो ब्राउन ने। और अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। पहले आपको सबसे फर्स्ट वाला वीडियो में आपके बारे में इस सब के बारे में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं हम लोग। तो आज अर्थव्यवस्था आजीविक अर्जन की प्रणाली है, कथन किसने कहा था, तब ब्राउन ने। ठीक है, अर्थव्यवस्था कितना प्रकार में बांटा गया है, तो 3 भागों में, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। फर्स्ट वाले वीडियो में इसको अच्छे से डिस्कशन किए हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग, और भी ऑब्जेक्टिव है, इसको अच्छे से देख लेते हैं। क्या है ऑब्जेक्टिव भाई, कौन में? देखिए, वृद्धि शब्द का प्रयोग किस संबंध में किया जाता है, मतलब वृद्धि किस संबंध में, तो जो देश विकसित देश होता है उसे वृद्धि बोला जाता है। ठीक है, वृद्धि शब्द का प्रयोग मतलब किस के संबंध में किया जाता है, तो विकसित देशों के संबंध में किया जाता है। विकसित देशों के संबंध में वृद्धि प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव पूरा फैक्ट बन रहा है तो इसे याद कर लीजिएगा। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है, तो नियोजन आयोग को। नियोजन को। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है, तो नियोजन को। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है, तो नियोजन को। 2001 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 2800 रुपये प्रति व्यक्ति वर्ष। 28,000 रुपये प्रति व्यक्ति वर्ष। सब ऑब्जेक्टिव है, 28,000 प्रति व्यक्ति मतलब था। भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ, तो अप्रैल 2002 में। भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ, तो अप्रैल 2002 में। इस मानव रिपोर्ट के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, विस्तारपूर्वक इसको चर्चा करेंगे। तो भारत में पहली मानव विकास रिपोर्ट कब लागू हुआ, तो अप्रैल 2002 में। ठीक है, अप्रैल 2002 में। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और भी क्वेश्चन बची है, ये सब ऑब्जेक्टिव है। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसने कहा था, तो पूर्व राष्ट्रपति, मतलब ये पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम ने ही कहा था, अगर बिहार का विकास नहीं होगा भाई तो इंडिया का विकास नहीं होने वाला है, इंडिया का डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। यह कथन किसने कहा था, तो APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। ठीक है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा था, तो कुछ नेट ने कहा था। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, तो यह किसने कहा था, तो कुछ नेट ने कहा था। कुछ नेट ने कहा था। ठीक है, तो ये सब पूरा ऑब्जेक्टिव है। गरीबी कैंसर रोग की तरह यह कथन किसने कहा था, तो कुछ नेट ने कहा था। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, तो APJ अब्दुल कलाम। नरेगा का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेटिव एक्ट। नरेगा का फुल फॉर्म आपसे पूछेगा तो इसको दांग दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेटिव एक्ट। ठीक है, तो एक बार और हम लोग ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। देखिए, वृद्धि का मतलब संबंध किससे है, तो विकसित देश से। आर्थिक विकास से किसे दिया जाता है, तो नियोजन आयोग को। 2002 में मतलब प्रति व्यक्ति आय भारत का 28,000 रुपया। भारत में पहले मानव विकास रिपोर्ट, तो अप्रैल 2002 में। बिहार के विकास के भारत का विकास संभव नहीं है, तो APJ अब्दुल कलाम। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था, तो कुछ जेठ ने कहा था। नरेगा फुल फॉर्म, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेटिव एक्ट। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है फ्रेंड, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहे ब्राउन वाला। क्या, अर्थव्यवस्था आजीविक अर्जन की प्रणाली है, कथन किसने कहा था, तो ब्राउन ने। गरीबी कैंसर रोग की तरह, तो कुछ जेठ ने। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं जो भी है, एक बार देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा शब्द के बारे में, इसको चर्चा कर रहा है।
तो रहने देते हैं हम लोग, या देख ही लेते हैं इसको। चलिए देख लेते हैं क्या है। CBS का फुल फॉर्म क्या है? द कोर बैंकिंग सिस्टम, कोर बैंकिंग सिस्टम। और NDC का फुल फॉर्म नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। DED का फुल फॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट। NI का फुल फॉर्म द नेशनल इनकम। DCI का फुल फॉर्म द पर कैपिटल इनकम। और WDR का फुल फॉर्म द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। HDI का फुल फॉर्म द वुमेन डेवलपमेंट रिपोर्ट। HDR का फुल फॉर्म द वुमेन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और HDI का फुल फॉर्म द इंडेक्स है, ठीक है। तो अब आगे है UNDP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। आगे है, आगे हम देख लेते हैं आगे क्या है। चलिए हो गया। अब आते हैं हम लोग इसके 10 नंबर पे। JDI का फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस जेनरल डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। HPI का फुल फॉर्म क्या है? तो ह्यूमन प्रोवेटी इंडेक्स, ह्यूमन प्रोवेटी इंडेक्स। CSO का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। IT का फुल फॉर्म क्या है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT का फुल फॉर्म क्या है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। NHDR का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। PDS का फुल फॉर्म क्या है? तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम। GDP का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। देखिए आपके बिहार बोर्ड के लिए कौन इम्पोर्टेंट है आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ग्रोस डेवलपमेंट क्या है प्रोडक्ट। DGP के ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका बिहार बोर्ड के लिए, पूछने का अधिक संभावना रहता है। और क्या पूछने का संभावना रहता है? NI का फुल फॉर्म पूछने का संभावना रहता है, नेशनल इनकम। और NDC का मतलब पूछने का संभावना रहता है, ठीक है। और PCI का पूछने की संभावना रहता है आपका बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से बता दिए है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। CBS का तो कोर बैंकिंग सिस्टम। NDC का तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ED का तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। NI का तो नेशनल इनकम। PCI का तो पर कैपिटल इनकम। WDR का तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। HDI का तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDR का तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और UNDP का फुल फॉर्म तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और GDI का फुल फॉर्म तो ग्रोस या जनरल डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी आपका बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। और आगे है HPI का फुल फॉर्म तो ह्यूमन प्रोवेटीज इंडेक्स। CSO का फुल फॉर्म तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। IT का फुल फॉर्म तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। NHDR का फुल फॉर्म तो नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। PDS का फुल फॉर्म तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम। और GDP का फुल फॉर्म तो ग्रोस डेमोक्रेटिक प्रोडक्ट, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम आप लोगों से विदा लेते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखने का प्रयास कीजिएगा, आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, ठीक है। और कम से कम वीडियो को 2 से 3 बार देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब के बारे में चर्चा किया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे बिहार बोर्ड का टाइम बहुत ही कम है, टाइम बहुत ही मतलब कम समय है। आप लोग अच्छे से इसको देखने का प्रयास कीजिएगा और कम से कम इसको याद भी कर लीजिए आप लोग। और जब आप मतलब पेपर देने जाइएगा तो इस नोट को आप लोग लेकर जाइएगा, ठीक है फ्रेंड। तो मैं आप लोगों से अब विदा लेता हूँ।